राष्ट्रकूट राजवंश के इतिहास के स्रोत। राष्ट्रकूट राजवंश के इतिहास का पुनर्निर्माण अनेक विश्वसनीय और विस्तृत स्रोतों पर आधारित है, जो इस साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक उन्नति और प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में मदद करते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्कन का सबसे प्रभावशाली वंश रहा और इसकी सत्ता, समाज तथा आर्थिक जीवन का स्वरूप इन स्रोतों से अत्यंत स्पष्ट रूप में सामने आता है। इनमें प्रमुख हैं अभिलेख, स्थापत्य, पुरातात्विक अवशेष, साहित्य, ताम्रपत्र, सिक्के और विदेशी यात्रियों के विवरण, जो मिलकर राष्ट्रकूट इतिहास की ठोस नींव बनाते हैं। सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोत राष्ट्रकूटों के अभिलेख हैं, जो संस्कृत और कन्नड़ दोनों भाषाओं में प्राप्त होते हैं। इन अभिलेखों में भूमिदान, प्रशासनिक आदेश, कर व्यवस्था, सैन्य अभियानों और राजाओं की उपाधियों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय और अमोघवर्ष नृपतुंग जैसे शासकों के कई शिलालेख आज भी दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। ये अभिलेख न केवल राजपूत प्रशस्ति देते हैं, बल्कि उस काल के प्रशासन और सामाजिक संगठन को भी उजागर करते हैं। राष्ट्रकूट काल की स्थापत्य और पुरातात्विक धरोहर इतिहास के अध्ययन के सबसे प्रभावशाली साक्ष्य हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर, जिसे कृष्ण प्रथम ने एक ही विशाल शिला को काटकर बनवाया, राष्ट्रकूट कलात्मक प्रतिभा का विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है। इसके अतिरिक्त एलोरा की गुफाएं, जोगेश्वरी और मानेदिया की मूर्तिकला तथा अन्य मंदिरों में उत्कीर्ण चित्रकारी इस वंश की सांस्कृतिक उन्नति का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। ये स्थापत्य अवशेष न केवल कला के केंद्र हैं, बल्कि धार्मिक नीति, दान व्यवस्था और आर्थिक स्थिति की जानकारी भी देते हैं। राष्ट्रकूटों द्वारा जारी सिक्के भी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्रा पर अंकित प्रतीक, जैसे गरुड़, नंदी, सिंह या वराह, राष्ट्रकूट राजाओं की धार्मिक निष्ठा और राजनीतिक अधिकार की पुष्टि करते हैं। इन सिक्कों से व्यापारिक गतिविधियों, मुद्रा प्रचलन और आर्थिक समृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। साहित्य भी राष्ट्रकूट इतिहास का एक महत्वपूर्ण आधार है। अमोघवर्ष नृपतुंग का कविराज मार्ग कन्नड़ साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, जो उस काल की भाषिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करता है। पंप, पुन्न और रन्न जैसे कवियों की रचनाएं तथा जैनाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथ राष्ट्रकूट काल के धार्मिक वातावरण और सामाजिक जीवन का सजीव वर्णन करते हैं। संस्कृत साहित्य में जिनसेन और गुणभद्र की रचनाएं इस युग की बौद्धिक और दार्शनिक प्रगति का प्रमाण हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण राष्ट्रकूट साम्राज्य की प्रभावशाली स्थिति को बाहरी दृष्टि से भी प्रमाणित करते हैं। अरबी यात्री सुलेमान और अलमसूदी ने राष्ट्रकूटों को भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे शक्तिशाली और समृद्ध शक्ति बताया है। उन्होंने राष्ट्रकूट सेना, राजधानी मयूरखंडी, मान्यखेता, व्यापार, उद्योग और प्रशासन की प्रशंसा की। उनके विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। ताम्रपत्र और दानपत्र राष्ट्रकूट शासन की प्रशासनिक वास्तविकताओं को समझने का आधार प्रदान करते हैं। इनमें भूमिदान, करनियम, प्रांतों की सीमाएं, प्रशासनिक पदनाम और धार्मिक संस्थानों को सहायता जैसी सूचनाएं मिलती हैं। ये ताम्रपत्र साम्राज्य के आर्थिक ढांचे और राजनीतिक विस्तार की पुष्टि करते हैं। इन सभी स्रोतों से सामूहिक रूप से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रकूट राजवंश का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित है। अभिलेखों की सत्यता, स्थापत्य कला की भव्यता, साहित्य की गहराई, विदेशी यात्रियों की टिप्पणियां और ताम्रपत्रों की प्रशासनिक सूचनाएं, ये सब मिलकर दक्कन के इस महान साम्राज्य का विस्तृत और प्रामाणिक परिचय प्रस्तुत करती है। राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति तथा मूलस्थान।
राष्ट्रकूट राजवंश की उत्पत्ति और उनके मूलस्थान के संबंध में इतिहासकारों ने अनेक मत प्रस्तुत किए हैं, परंतु उपलब्ध अभिलेखों, ताम्रपत्रों, साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर उनकी उत्पत्ति का एक स्पष्ट और संगठित स्वरूप सामने आता है। राष्ट्रकूट दक्कन की उन सुदृढ़ योद्धा और प्रशासकीय परंपराओं से उभर कर आए, जिन्होंने बाद में पूरे दक्षिण और मध्य भारत की राजनीति को एक नई दिशा दी। उनके मूलस्थान के संकेत उनके नाम, भाषा, अभिलेखीय प्रमाण और सामाजिक संरचना में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। राष्ट्रकूट शब्द की व्याख्या उनके मूलस्थान की ओर सीधा संकेत देती है। राष्ट्रकूट में राष्ट्र का अर्थ है एक बड़ा क्षेत्र या प्रांत, और कूट का अर्थ है उस क्षेत्र का प्रमुख, अधिकारी या संरक्षक। इससे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रकूट प्रारंभ में किसी विशेष क्षेत्र के प्रशासक या सैन्य प्रमुख रहे होंगे। इसका अर्थ यह भी माना गया है कि वे किसी विशेष राष्ट्र अथवा प्रांतिक इकाई के रक्षक और शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए, और धीरे धीरे यही कुल एक शक्तिशाली राजवंश में परिवर्तित हो गया। उनके मूलस्थान के बारे में सबसे अधिक स्वीकार्य मत यह है कि राष्ट्रकूटों का उद्भव दक्कन के अहिर, बेरार, विदर्भ और आधुनिक महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा क्षेत्र में हुआ। राष्ट्रकूट अभिलेखों की भाषा और शैली से यह स्पष्ट होता है कि वे प्रारंभ से ही इस क्षेत्र के स्थानीय योद्धा समूहों में प्रभावशाली स्थान रखते थे। उनके अभिलेखों का सबसे अधिक प्रसार विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी कर्नाटक में मिलता है, जो उनके वास्तविक मूलस्थान के भौगोलिक दायरे को स्पष्ट करता है। राष्ट्रकूटों की सामाजिक उत्पत्ति के विषय में इतिहासकार मानते हैं कि वे एक उच्च क्षत्रिय और योद्धा जाति से संबंधित थे। कुछ विद्वानों ने उन्हें लाट, गुर्जर या मराठी क्षत्रिय परंपराओं से संबंधित माना, लेकिन अधिकांश प्रमाण दक्कन के स्थानीय क्षत्रिय कुल से उनकी उत्पत्ति को अधिक संगत बताते हैं। राष्ट्रकूट अभिलेखों में स्वयं को क्षत्रिय कुल या राजपुत्र कहने की परंपरा उनके उच्च सैन्य राजनीतिक स्थान को सिद्ध करती है। उनके मूलस्थान का सबसे प्रामाणिक और स्पष्ट संकेत उनके प्रारंभिक राजनीतिक केंद्रों से मिलता है। एलोरा, मदवाड़ा, मल्लार, मयूरखंडी, मान्यखेता और अटपुर क्षेत्र में पाए गए अभिलेख यह प्रमाणित करते हैं कि राष्ट्रकूट शक्ति इन्हीं क्षेत्रों से उभरी और यहीं से उसने विस्तार का मार्ग अपनाया। दंतिदुर्ग, राष्ट्रकूटा फाउंडर, ने भी अपने प्रारंभिक अभियानों का संचालन इसी क्षेत्र से किया, जिसके बाद उसने चालुक्यों के पतन के साथ साम्राज्य का आधार स्थापित किया। कन्नड़ और मराठी क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का सांस्कृतिक और प्रशासनिक प्रभाव यह भी दिखाता है कि उनका मूलस्थान दक्कन ही था। उनकी भाषा, संस्कृत के साथ साथ कन्नड़, इस क्षेत्र की मिश्रित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को दर्शाती है। बाद में राष्ट्रकूटों ने मयूरखंडी, कर्नाटक, को राजधानी बनाया, जिससे यह प्रतीत होता है कि उनका मूल शक्ति केंद्र दक्कन के मध्य पश्चिमी क्षेत्रों से जुड़ा था। इन सभी प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रकूटों का उद्भव दक्कन की भूमि से हुआ था, एक ऐसा क्षेत्र जहां स्थानीय क्षत्रिय कुलों की समृद्ध परंपरा, सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विविधता उपस्थित थी। राष्ट्रकूट इन्हीं मूल सामाजिक राजनीतिक आधारों से उभरकर आगे चलकर दक्कन, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति बने। इस प्रकार राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति और मूलस्थान दक्कन के मध्य पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर आधुनिक महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक, में निहित था। यहीं से यह शक्तिशाली वंश विकसित हुआ और फिर 8वीं से 10वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्रबल साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभरा। विभिन्न राष्ट्रकूट शाखाएं। राष्ट्रकूट वंश भारतीय इतिहास में एक व्यापक और पुरातन शक्ति के रूप में उभरा। उनकी मुख्य दक्कन शाखा, जिसे हम बदामी चालुक्यों को हटाने के बाद उभरे राष्ट्रकूट कहते हैं, सबसे प्रसिद्ध रही, परंतु राष्ट्रकूट केवल एक ही राजवंश नहीं थे।
भारत के कई क्षेत्रों में अलग अलग समय पर राष्ट्रकूटों की विविध शाखाएं सक्रिय रहीं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित किया। ये शाखाएं उनके व्यापक प्रसार, सामाजिक आधार और प्राचीनता का सशक्त प्रमाण हैं। राष्ट्रकूटों की सबसे प्रमुख शाखा दक्कन की राष्ट्रकूट शाखा थी, जिसने दंतीदुर्ग के नेतृत्व में 8वीं शताब्दी में चालुक्यों को अपदस्थ कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। मयूरखंडी, मान्यखेता उनकी राजधानी बनी और कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय तथा अमोघवर्ष नृपतुंग जैसे शासकों के शासन में यह शाखा भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन गई। यह शाखा राष्ट्रकूट सत्ता के चरम उत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है और इसके अधीन उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कांची तक प्रभाव का विस्तार देखा गया। इसके समानांतर लाट राष्ट्रकूट शाखा ने भी पश्चिमी भारत में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा। यह शाखा आधुनिक गुजरात और दक्षिण राजस्थान के क्षेत्रों में सक्रिय थी। लाट राष्ट्रकूट मुख्य राष्ट्रकूट साम्राज्य के सामंत भी थे और कई समय स्वतंत्र शक्ति के रूप में भी उभरे। वे अरब सागर के तटीय व्यापार और लाट प्रदेश की राजनीति में प्रभावी रहे। इनका उल्लेख चालुक्य और राष्ट्रकूट अभिलेखों में मिलता है, जो दर्शाता है कि वे प्राचीन से ही एक शक्तिशाली क्षत्रिय कुल रहे थे। इसी प्रकार गुर्जर राष्ट्रकूट शाखा पश्चिमी भारत, विशेष रूप से राजस्थान और मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध रही। कुछ इतिहासकार इनका संबंध प्राचीन गुर्जर प्रतीक राष्ट्रकूट कुलों से जोड़ते हैं। यह शाखा उत्तरी भारत की राजनीति में सक्रिय थी और कई बार प्रांतों तथा सीमांत क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाएं निभाती थी। गुर्जर राष्ट्रकूटों के अनेक अभिलेख राजस्थान तथा मालवा में प्राप्त हुए हैं, जिनमें स्थानीय प्रशासन, दान और भूसंपत्ति का उल्लेख मिलता है। एक अन्य प्रमुख शाखा मालवा राष्ट्रकूट शाखा थी। ये मालवा, अवंती और नर्मदा घाटी के क्षेत्रों में व्यवस्थित थे। चूंकि राष्ट्रकूटों का प्रभाव नर्मदा क्षेत्र तक विस्तृत था, इसलिए इस शाखा ने मालवा के प्रशासन और रक्षा में विशेष भूमिका निभाई। मालवा राष्ट्रकूटों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि वे दक्कन और उत्तर भारत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते थे। इसके अतिरिक्त राजस्थान और काठियावाड़ क्षेत्रों में भी राष्ट्रकूटों की छोटी छोटी शाखाएं पाई जाती हैं। इनमें कई शाखाएं स्थानीय प्रमुखों के रूप में ऊंचे पदों पर पहुंचकर सामंतशाही प्रणाली में शामिल रहीं। कुछ शाखाएं बाद में जैन धर्म के संरक्षणकर्ता बने रहने के कारण जैन मंदिरों और ग्रंथों में भी वर्णित हैं। इन सभी शाखाओं के अस्तित्व से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रकूट केवल एक साम्राज्य या एक ही राजा तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे एक व्यापक क्षत्रिय शक्ति, सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत के विभिन्न भागों में फैली इन शाखाओं ने राष्ट्रकूट वंश की दीर्घायु, प्रभावशीलता और प्रतिष्ठा को कई सदियों तक कायम रखा। राष्ट्रकूटों की विविध शाखाएं भारतीय इतिहास में उनके व्यापक प्रसार और गहरी जड़ों का प्रमाण है। मयूरखंड, मान्यखेता का राष्ट्रकूट वंश प्रारंभिक इतिहास। मयूरखंड अथवा मयूरखेड़ा राष्ट्रकूट साम्राज्य की वह राजधानी थी जहां से यह वंश अपने चरम वैभव की ओर बढ़ा। राष्ट्रकूट शक्ति का उद्भव यद्यपि दक्कन के मध्य पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ, परंतु उनका वास्तविक राजनीतिक उत्थान और संगठनात्मक स्वरूप मयूरखंड से ही निर्मित हुआ। मयूरखंड का राष्ट्रकूट इतिहास इस वंश के प्रारंभिक संघर्षों, सत्ता संगठन, सांस्कृतिक उन्नति और दक्कन की राजनीति में उनके उभार का आरंभिक परिचय देता है। राष्ट्रकूटों के उदय से पहले दक्कन पर चालुक्यों का प्रभुत्व था। 8वीं शताब्दी के मध्य में चालुक्य वंश आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों से कमजोर पड़ने लगा। इसी अवसर का लाभ उठाकर राष्ट्रकूट प्रमुख दंतीदुर्ग ने अपनी शक्ति को व्यवस्थित रूप से बढ़ाना आरंभ किया।
दंतीदुर्ग चालुक्यों का सामंत होते हुए भी अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसने चालुक्यों के खिलाफ अभियान चलाए, अनेक सामंत शासकों को पराजित किया और धीरे धीरे उत्तरी कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के विस्तृत क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। इसी काल में राष्ट्रकूटों की राजधानी मयूरखंड का महत्व बढ़ने लगा, जहां से राजनीतिक संगठन अधिक स्पष्ट रूप लेने लगा। दंतीदुर्ग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी चालुक्य सत्ता को हटाकर स्वयं को स्वतंत्र सम्राट घोषित करना। दंतीदुर्ग ने राजकीय यज्ञ, विशेषकर हिरण्यगर्भ, का अनुष्ठान करवाया, जिससे उसने अपनी राजसत्ता की वैधता और क्षत्रिय अधिकार की पुष्टि की। इसी समय मयूरखंड राष्ट्रकूट राज्य की सत्ता का स्थायी केंद्र बन गया। यह नगर भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित, व्यापारिक मार्गों के निकट और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसने इसे साम्राज्य की राजधानी बनने के लिए उपयुक्त बना दिया। दंतीदुर्ग के पश्चात कृष्ण प्रथम ने सत्ता संभाली और राष्ट्रकूट शक्ति को और अधिक संगठित रूप दिया। उसके समय में मयूरखंड केवल राजनीतिक ही नहीं, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का भी सशक्त केंद्र बन गया। कृष्ण प्रथम के काल में ही एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित हुआ, जो राष्ट्रकूट कला और स्थापत्य की उत्कृष्टता का अमर प्रतीक है। यह मयूरखंड से संचालित उस प्रशासनिक और सांस्कृतिक ऊर्जा का प्रमाण है, जिसने राष्ट्रकूटों को दक्कन में सर्वोच्च शक्ति बना दिया। प्रारंभिक राष्ट्रकूट शासन में मयूरखंड साम्राज्य के सभी प्रमुख निर्णयों का केंद्र था। यहीं से सैनिक संगठन, प्रांतिक शासन, भूमिदान, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और धार्मिक संरक्षाओं की व्यवस्था होती थी। इसी राजधानी से राष्ट्रकूट सेना ने दक्षिण, मध्य और उत्तर भारत में अपने प्रभाव को विस्तृत किया। मयूरखंड की सामरिक स्थिति ने भी राष्ट्रकूटों को विस्तृत क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने में सहायता दी। यह नगर दक्कन के मध्य में स्थित था, जिससे दक्षिण और उत्तर दोनों दिशाओं में अभियान सुगमता से किए जा सकते थे। राष्ट्रकूटों के प्रारंभिक इतिहास में मयूरखंड एक ऐसे प्रशासनिक केंद्र के रूप में उभरता है, जिसने इस वंश के राजनीतिक उत्थान को स्थायित्व प्रदान किया। दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में यह राजधानी एक विशाल साम्राज्य की धुरी बन गई। यही वह केंद्र था जहां से राष्ट्रकूटों ने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्कन, मालवा, गुजरात और तमिल प्रदेशों तक अपनी शक्ति का विस्तार किया। इस प्रकार मयूरखंड का राष्ट्रकूट वंश का प्रारंभिक इतिहास दक्कन में एक नई साम्राज्यवादी शक्ति के उभार की कहानी कहता है। एक ऐसी शक्ति जिसने चालुक्यों का स्थान ग्रहण करके दक्षिण और मध्य भारत को एक नए राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक ढांचे में ढाला। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना। दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश का वह महान शासक था जिसने दक्कन की राजनीति में एक नई दिशा प्रदान करते हुए राष्ट्रकूट साम्राज्य की आधारशिला रखी। 8वीं शताब्दी के मध्य में दक्कन की राजनीतिक स्थिति अत्यंत जटिल थी। चालुक्य साम्राज्य, जो लंबे समय से दक्कन की प्रमुख शक्ति था, आंतरिक संघर्षों, सामंती विद्रोहों और पल्लवों के दबाव के कारण धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। इसी संक्रमणकाल में दंतीदुर्ग एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरा और राष्ट्रकूटों को एक सशक्त साम्राज्य के रूप में संगठित किया। दंतीदुर्ग मूलतः चालुक्यों का सामंत था, परंतु उसमें महत्वाकांक्षा और नेतृत्व का असाधारण गुण था। प्रारंभिक काल में उसने विदर्भ और उत्तरी कर्नाटक के विस्तृत क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। जैसे जैसे चालुक्य सत्ता कमजोर होती गई, दंतीदुर्ग ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को संगठित किया, सामंतों का समर्थन प्राप्त किया और धीरे धीरे अपनी स्वतंत्र शक्ति स्थापित कर ली। उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि वह दक्कन की राजनीति में एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर आया। दंतीदुर्ग की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धि थी चालुक्य सत्ता का अंत।
उसने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया और दक्कन में चालुक्यों के लंबे शासन को समाप्त कर दिया। इस विजय के बाद दंतिदुर्ग ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया और राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की। उसकी यह विजय दक्कन के राजनीतिक परिदृश्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि इसने दक्कन में शक्ति का केंद्र पूरी तरह बदल दिया। दंतिदुर्ग ने अपनी लेजिटिमेसी, वैधता को मजबूत करने के लिए हिरण्यगर्भ महादान का अनुष्ठान करवाया। यह एक महत्वपूर्ण वैदिक कर्मकांड था, जिसके बाद उसे सच्चे क्षत्रिय सम्राट के रूप में मान्यता मिली। यह अनुष्ठान उसके साम्राज्य की स्थापना का आधिकारिक प्रतीक था और उससे राष्ट्रकूट वंश को धार्मिक तथा सामाजिक आधार मिला। इस यज्ञ के उल्लेख राष्ट्रकूट अभिलेखों में मिलते हैं, जो उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा को प्रमाणित करते हैं। दंतिदुर्ग के शासनकाल में राष्ट्रकूट राजधानी मयूरखंड, मान्यखेता, प्रमुख राजनीतिक केंद्र के रूप में विकसित हुई। यही नगर आगे चलकर राष्ट्रकूट साम्राज्य का केंद्र बना, जहां से दंतिदुर्ग के उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय और अमोघवर्ष जैसे महान शासकों ने साम्राज्य का विस्तार किया। दंतिदुर्ग के शासनकाल में प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी गई। सामंतों का पुनर्गठन, प्रांतीय नियंत्रण, कर व्यवस्था और सैनिक संगठन सभी को व्यवस्थित रूप से स्थापित किया गया। दंतिदुर्ग द्वारा प्रारंभ किए गए सैन्य अभियानों ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की शक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। उसने उत्तरी कर्नाटक, विदर्भ, बरार और मराठवाड़ा के क्षेत्रों पर निर्णायक अधिकार स्थापित किया, जिससे राष्ट्रकूट राज्य को एक व्यापक भौगोलिक आधार मिला। यह वही क्षेत्र थे जहां से बाद में राष्ट्रकूटों ने दक्षिण भारत की राजनीति में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस प्रकार दंतिदुर्ग का शासन राष्ट्रकूट इतिहास का वह महत्वपूर्ण अध्याय है जहां एक स्थानीय सामंत एक विशाल साम्राज्य का संस्थापक बनकर उभरता है। उसने दक्कन की राजनीतिक विरासत को नई दिशा दी, चालुक्य प्रभुत्व का अंत किया और एक ऐसी शक्ति की नींव रखी जिसने 2 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति पर अपना प्रभाव बनाए रखा। दंतिदुर्ग का नाम राष्ट्रकूट साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक और दक्कन के इतिहास के निर्माता के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह महान शासक था जिसने दंतिदुर्ग द्वारा स्थापित साम्राज्य को वास्तविक रूप से सुदृढ़ और विस्तृत किया। उसके शासनकाल ने राष्ट्रकूट शक्ति को न केवल दक्कन में दृढ़ता से स्थापित किया, बल्कि उसे दक्षिण भारत की सबसे प्रभावशाली साम्राज्यवादी शक्तियों में शामिल कर दिया। दंतिदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम ने जिस दूरदर्शिता, सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक परंपरा के साथ शासन किया, उसने राष्ट्रकूट वंश को एक व्यापक और संगठित रूप प्रदान किया। कृष्ण प्रथम का शासनकाल राष्ट्रकूट इतिहास के सुदृढ़ीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था थी। दंतिदुर्ग के निधन के बाद साम्राज्य को स्थिर रखना एक चुनौती थी, क्योंकि सामंतों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी और चालुक्य वंश के अवशेष अभी भी दक्कन में प्रभाव बनाए हुए थे। कृष्ण प्रथम ने इन चुनौतियों का सामना अत्यंत दक्षता से किया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को शांत किया, चालुक्य प्रभाव को पूरी तरह समाप्त किया और दक्कन में राष्ट्रकूट अधिकार को निर्विवाद रूप से स्थापित किया। उसके शासनकाल में वह स्थिति बनी जहां दक्कन की भूमि पर राष्ट्रकूट सत्ता पूर्ण प्रभुत्व के साथ उभर कर सामने आई। कृष्ण प्रथम की महानतम उपलब्धि और राष्ट्रकूट गौरव का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है एलोरा, वर्तमान वेरू में स्थित कैलासनाथ मंदिर का निर्माण। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का विश्वस्तरीय चमत्कार माना जाता है। एक ही विशाल चट्टान को काटकर निर्मित यह मंदिर राष्ट्रकूट कला, तकनीकी कौशल और सौंदर्यबोध का अद्वितीय उदाहरण है। इसकी विशालता, मूर्तिकला की सूक्ष्मता और स्थापत्य की भव्यता कृष्ण प्रथम के शासनकाल की कलात्मक संपन्नता और सांस्कृतिक शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
कैलासा मंदिर के अभिलेख उसकी विजय, धार्मिक नीति और साम्राज्य की प्रतिष्ठा को भी उजागर करते हैं। कृष्ण प्रथम ने दक्षिण भारत की राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कई सफल सैन्य अभियान चलाए। उसने कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र और तमिल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रकूट प्रभुत्व को मजबूत किया। चालुक्यों के शेष विरोध को उसने समाप्त किया और सामंतों को स्थिर प्रशासनिक ढांचे में व्यवस्थित किया। इसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित और विस्तार के लिए अनुकूल बना दिया। उसके शासनकाल में दक्कन के व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हुए और तटीय क्षेत्रों में राष्ट्रकूट प्रभाव बढ़ा। कृष्ण प्रथम की प्रशासनिक नीतियां भी उल्लेखनीय थी। उसने भूमिदान, मंदिरों के संरक्षण, ब्राह्मणों को अनुदान और प्रांतीय प्रशासन को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया। उसके शासनकाल के ताम्रपत्रों और दान अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि वह धार्मिक रूप से सहिष्णु था और उसने समाज में विभिन्न धर्मों, विशेषकर शैव, वैष्णव और जैन धर्म को संरक्षण दिया। इससे राष्ट्रकूट साम्राज्य के भीतर सांस्कृतिक एकता और सामाजिक स्थिरता बनी रही। कृष्ण प्रथम ने न केवल दंतीदुर्ग के कार्यों को आगे बढ़ाया, बल्कि राष्ट्रकूट शक्ति को और अधिक संगठित और प्रतिष्ठित किया। उसके उत्तराधिकारी गोविंद द्वितीय और गोविंद तृतीय जैसे शासकों को जो साम्राज्य मिला, वह उसकी दूरदर्शिता और सुदृढ़ प्रशासन का परिणाम था। राष्ट्रकूट इतिहास में कृष्ण प्रथम को एक संस्थापक के समान ही स्थान दिया जाता है, क्योंकि उसका शासन साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण का वास्तविक युग था। इस प्रकार कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह महान शासक था जिसकी राजनीतिक दक्षता, सैन्य शक्ति और स्थापत्य कृतियां दक्कन के इतिहास को अत्यंत गौरवपूर्ण बनाती हैं। उसका शासन राष्ट्रकूटों के स्वर्ण युग की आधारशिला था और भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। कृष्ण प्रथम बादामी के चालुक्य वंश का विनाश। कृष्ण प्रथम के शासनकाल का सबसे निर्णायक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाला अध्याय था बादामी के चालुक्य वंश का पूर्ण विनाश और दक्कन में राष्ट्रकूट प्रभुत्व का निर्विवाद स्थापित होना। यद्यपि राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंतीदुर्ग ने रख दी थी, परंतु चालुक्य सत्ता के अवशेष अभी भी दक्कन में जीवित थे और कई सामंत अब भी चालुक्य राजवंश को वैध उत्तराधिकारी मानते थे। इसलिए राष्ट्रकूट साम्राज्य की वास्तविक स्थापना तभी मानी जा सकती थी जब चालुक्यों का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाता। यह ऐतिहासिक कार्य कृष्ण प्रथम ने पूरा किया। दंतीदुर्ग ने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को कमजोर अवश्य किया था, परंतु उसकी मृत्यु के बाद चालुक्य शक्ति पुनः संगठित होने की कोशिश कर रही थी। दक्कन की सीमाओं पर चालुक्य समर्थक सामंत सक्रिय थे और अवसर पाकर पुनः सत्ता स्थापित करने की आशा रखते थे। यही वह राजनीतिक परिस्थिति थी जिसमें कृष्ण प्रथम ने सिंहासन ग्रहण किया। उसने तुरंत समझ लिया कि यदि चालुक्य वंश का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया, तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। कृष्ण प्रथम ने सबसे पहले दक्कन में फैले उन सामंतों को पराजित किया जो चालुक्य शासन के प्रति वफादार थे। उसने चालुक्य सत्ता के प्रतीक बादामी क्षेत्र पर निर्णायक आक्रमण किया। बादामी, वातापी, चालुक्यों की ऐतिहासिक राजधानी थी, राजनीति, धर्म और संस्कृति तीनों का केंद्र। इस नगर का नियंत्रण प्राप्त करना किसी भी शक्ति के लिए दक्कन की सर्वोच्चता का प्रमाण माना जाता था। कृष्ण प्रथम का यह आक्रमण न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह दक्कन के राजनीतिक इतिहास को नई दिशा देने वाला निर्णायक कदम था। कृष्ण प्रथम ने अपने सैन्य कौशल और संगठित रणनीति के सहारे चालुक्य प्रतिरोध को पूरी तरह तोड़ दिया। चालुक्य वंश के बचे हुए राजकुलों और समर्थकों को उसने एक-एक कर पराजित किया। उसके अभियान इतने सुदृढ़ और तीव्र थे कि चालुक्य सत्ता को दक्कन में पुनर्जीवित होने का कोई अवसर नहीं मिला।
बादामी के नियंत्रित होने के साथ ही चालुक्यों का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके बाद राष्ट्रकूट साम्राज्य दक्कन की एकमात्र प्रमुख शक्ति के रूप में उभर आया। चालुक्यों के विनाश के साथ ही कृष्ण प्रथम ने दक्कन की प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन किया। उसने चालुक्यों के अधीन रहे सामंतों को नई शर्तों पर राष्ट्रकूट सत्ता के प्रति वफादार बनाया, प्रांतों का पुनर्विन्यास किया और सैन्य व्यवस्था को और अधिक अनुशासित रूप दिया। इस राजनीतिक स्थिरता के कारण राष्ट्रकूट साम्राज्य को न केवल दक्कन बल्कि दक्षिण व मध्य भारत में आगे बढ़ने का अवसर मिला। कृष्ण प्रथम द्वारा बादामी पर नियंत्रण स्थापित करने का परिणाम यह भी हुआ कि राष्ट्रकूटों को दक्कन की सांस्कृतिक परंपरा पर भी अधिकार प्राप्त हुआ। चालुक्य युग की कला, स्थापत्य और धार्मिक संरचनाएं अब राष्ट्रकूट संरक्षण के अंतर्गत आ गईं। इसी सांस्कृतिक प्रभाव का विस्तार कृष्ण प्रथम के समय निर्मित कैलासनाथ मंदिर में दिखाई देता है, जिसमें दक्कन की पूर्व कलात्मक परंपरा और राष्ट्रकूटों का नवीन शिल्प चिंतन दोनों ही सम्मिलित हैं। इस प्रकार कृष्ण प्रथम ने न केवल चालुक्यों की राजनीतिक शक्ति का अंत किया, बल्कि दक्कन की सत्ता को स्थायी रूप से राष्ट्रकूटों के हाथ में केंद्रित कर दिया। उसका यह कार्य राष्ट्रकूट साम्राज्य के वास्तविक उदय का निर्णायक मोड़ था। दंतीदुर्ग ने जिस साम्राज्य की नींव रखी थी, उसे स्थिरता, सुरक्षा और विस्तार देने का श्रेय कृष्ण प्रथम को ही प्राप्त है। उसके शासनकाल के बाद राष्ट्रकूट दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली सत्ता के रूप में स्थापित हो गए। गंगवंश के विरुद्ध सफलता। कृष्ण प्रथम के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय अध्याय था गंगवंश के विरुद्ध उसकी निर्णायक सफलता। दक्कन की राजनीति में गंगवंश, पश्चिमी गंग, एक सुदृढ़ और प्राचीन शक्ति था, जिसका प्रभाव कर्नाटक के दक्षिणी भागों और मैसूर क्षेत्र में गहरा था। चालुक्यों के काल से ही गंग और चालुक्य सत्ता के बीच सामंत, वैमनस्य और प्रभुत्व की स्पर्धा बनी रहती थी। जब राष्ट्रकूट शक्तियां उभरने लगीं, तो उनके सामने भी यह चुनौती थी कि वे गंगों को या तो अपने अधीन करें या उनके प्रभाव को नियंत्रित करें, क्योंकि दक्षिणी दक्कन में स्थायी प्रभुत्व तब तक संभव नहीं था जब तक गंगों की शक्ति सीमित न हो जाए। दंतीदुर्ग के समय गंगों के साथ संबंध अपेक्षाकृत संतुलित थे, परंतु राष्ट्रकूट साम्राज्य के व्यापक संगठन और स्थिरता के लिए उनके नियंत्रण की आवश्यकता थी। कृष्ण प्रथम ने इस राजनीतिक आवश्यकता को सही समझा और गंगों के विरुद्ध निर्णायक नीति अपनाई। उसके शासनकाल में गंग शक्ति राष्ट्रकूट विस्तार के लिए गंभीर चुनौती थी, क्योंकि वे न केवल दक्षिणी कर्नाटक के बड़े भूभाग पर शासन कर रहे थे, बल्कि चालुक्यों के गुप्त सहयोगी भी माने जाते थे। इसलिए गंग शक्ति को कमजोर करना राष्ट्रकूटों के लिए सामरिक दृष्टि से अनिवार्य था। कृष्ण प्रथम ने गंग क्षेत्रों पर सुसंगठित सैन्य अभियान चलाया। राष्ट्रकूट सेना का नेतृत्व उसने स्वयं किया और गंग सैनिक शक्ति का सामना दृढ़ता से किया। ऐतिहासिक अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि गंग सेनाएं प्रारंभ में प्रतिरोध कर पाईं, परंतु कृष्ण प्रथम की रणनीति और राष्ट्रकूट सैन्य संगठन के आगे उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस संघर्ष में कई सीमावर्ती दुर्ग और महत्वपूर्ण प्रदेश राष्ट्रकूटों के नियंत्रण में आ गए। गंगों को राष्ट्रकूट प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा और वे राष्ट्रकूट साम्राज्य के सामंतों के रूप में पुनः संगठित हो गए। इस सफलता के कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। सबसे पहला और प्रमुख था दक्षिणी कर्नाटक पर राष्ट्रकूटों का स्थायी प्रभाव स्थापित होना। इससे राष्ट्रकूट साम्राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित हुई। गंग प्रदेश कृषि, व्यापार और संसाधनों के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस पर नियंत्रण मिलने से राष्ट्रकूटों की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हुई। गंगवंश के अधीन मंदिरों, जैन केंद्रों और सांस्कृतिक संस्थाओं पर भी राष्ट्रकूट संरक्षण स्थापित हो गया,
जिससे दक्षिण भारत में उनका सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ा। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह था कि गंग शक्ति के नियंत्रित हो जाने के बाद राष्ट्रकूटों को दक्षिण भारत में पल्लवों के विरुद्ध अभियान चलाने में रणनीतिक सुविधा मिली। गंग प्रदेश दक्कन और तमिल प्रदेश के बीच एक महत्वपूर्ण भूक्षेत्र था। इस पर राष्ट्रकूट अधिकार स्थापित होने से पल्लवों की ओर दक्षिण की दिशा में बढ़ना काफी सुगम हो गया। इस प्रकार कृष्ण प्रथम द्वारा गंगों को परास्त करना आगे चलकर राष्ट्रकूट पल्लव संघर्ष में भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। गंगवंश के विरुद्ध कृष्ण प्रथम की सफलता ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव को दक्षिण में भी उतनी ही दृढ़ बना दिया जितनी उत्तरी दक्कन में थी। इससे उसका साम्राज्य एक सुदृढ़ और संगठित भूराजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित हुआ। यह सफलता उसकी सैन्य शक्ति, राजनीतिक कुशलता और दक्कन की समग्र एकता स्थापित करने की उसकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। इस प्रकार गंगों पर विजय कृष्ण प्रथम के शासन की उन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी जिसने राष्ट्रकूट साम्राज्य के दक्षिणी विस्तार और साम्राज्यवादी शक्ति को निर्णायक रूप से मजबूत किया। वेंगी के चालुक्य राज्य पर अधिकार कृष्ण प्रथम के शासनकाल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वेंगी के चालुक्य राज्य पर उसका सफल नियंत्रण स्थापित करना। वेंगी आंध्र प्रदेश का पूर्वी तटीय क्षेत्र, दक्कन और दक्षिण भारत की राजनीति में सदैव एक रणनीतिक महत्व रखता था। यह क्षेत्र उपजाऊ, व्यापारिक दृष्टि से संपन्न और समुद्रतीय संपर्कों के कारण आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण था। चालुक्यों की पूर्व शाखा, जिसे पूर्वी चालुक्य कहा जाता है, इसी वेंगी क्षेत्र पर शासन करती थी और उसका प्रभाव राष्ट्रकूट शक्ति के उभार के लिए एक बड़ी चुनौती था। दंतिदुर्ग के समय से ही राष्ट्रकूट वेंगी पर नजर रखे हुए थे, परंतु वास्तविक और निर्णायक अभियान कृष्ण प्रथम के शासनकाल में चलाया गया। कृष्ण प्रथम ने यह भलीभांति समझ लिया था कि जब तक वेंगी की चालुक्य शाखा को नियंत्रित नहीं किया जाता, तब तक राष्ट्रकूट साम्राज्य न तो दक्कन में पूर्ण अधिकार स्थापित कर सकता है और न ही दक्षिण भारत में पल्लवों के विरुद्ध प्रभावी रूप से आगे बढ़ सकता है। वेंगी का भौगोलिक स्थान दक्कन और तमिल प्रदेश के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु की भांति था, इसलिए इसका नियंत्रण साम्राज्य की नीति का आधार बन गया। वेंगी के चालुक्य शासक राष्ट्रकूट शक्ति के बढ़ते प्रभाव को लेकर सशंकित थे और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते थे। कृष्ण प्रथम ने इस स्थिति का सामना कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों के सहारे किया। उसने वेंगी पर क्रमिक रूप से दबाव बढ़ाया, पहले सीमावर्ती प्रदेशों पर कब्जा कर राष्ट्रकूट सेना की उपस्थिति मजबूत की, फिर वेंगी पर प्रत्यक्ष अभियान चलाया। इस अभियान में राष्ट्रकूट सेना ने निर्णायक सफलता प्राप्त की और चालुक्य शासक को या तो पराजय स्वीकार करनी पड़ी या अपने क्षेत्र को राष्ट्रकूट प्रभुत्व के अधीन करना पड़ा। कृष्ण प्रथम की यह विजय केवल सैन्य सफलता नहीं थी। इससे वेंगी पर राष्ट्रकूटों की राजनीतिक निगरानी स्थापित हुई। वेंगी के चालुक्य आगे चलकर राष्ट्रकूटों के आश्रित राजा, फ्यूडेटरीज, के रूप में कार्य करने लगे। कई बार राष्ट्रकूट सम्राट द्वारा समर्थित चालुक्य राजकुमारों को वेंगी के सिंहासन पर बैठाया गया। इससे राष्ट्रकूटों का प्रभाव वेंगी के राजनीतिक जीवन पर स्थायी रूप से छा गया। वेंगी पर इस अधिकार के अनेक व्यापक परिणाम हुए। सबसे पहला लाभ था पूर्वी तट से राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होना, जिससे समुद्री व्यापार पर राष्ट्रकूट प्रभाव बढ़ा। दूसरी ओर पल्लव साम्राज्य पर राष्ट्रकूटों को रणनीतिक बढ़त मिली। पल्लवों के लिए वेंगी हमेशा एक महत्वपूर्ण सहयोगी क्षेत्र रहा था। जब कृष्ण प्रथम ने इस क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले लिया, तो पल्लवों की उत्तर दिशा कमजोर पड़ गई। यह वही राजनीतिक परिस्थिति थी जिसने आगे चलकर गोविंद तृतीय और अमोघवर्ष के समय दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों की सत्ता को व्यापक बनाने में सहायता की।
इसके अतिरिक्त वेंगी की विजय ने राष्ट्रकूट प्रशासन को भी समृद्ध बनाया। वेंगी की भूमि उपजाऊ थी, वहां के बंदरगाह व्यापार का केंद्र थे और चालुक्य संस्कृति परंपरा अत्यंत विकसित थी। राष्ट्रकूट सत्ता को इन सभी संसाधनों का लाभ मिला और दक्कन का प्रशासन और भी सुदृढ़ हुआ। वेंगी की सांस्कृतिक परंपरा और राष्ट्रकूट कला के समन्वय का प्रभाव आगे चलकर दक्षिण भारत की मूर्तिकला, साहित्य और स्थापत्य में दिखाई देता है। इस प्रकार वेंगी के चालुक्य राज्य पर कृष्ण प्रथम का सफल अधिकार राष्ट्रकूट साम्राज्य के विस्तार, स्थिरता और प्रतिष्ठा का एक निर्णायक अध्याय है। इससे राष्ट्रकूट दक्कन ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति में भी एक प्रभावशाली और चुनौतीपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हुए। गोविंद द्वितीय। गोविंद द्वितीय राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह शासक था जो कृष्ण प्रथम का उत्तराधिकारी बना। यद्यपि उसका शासनकाल बहुत लंबा नहीं माना जाता, फिर भी वह राष्ट्रकूट इतिहास के संक्रमणकाल का एक महत्वपूर्ण चरित्र है। ऐसा काल जब साम्राज्य के भीतर शक्ति संतुलन बदल रहा था और राजकुल में आंतरिक संघर्ष उभरने लगे थे। गोविंद द्वितीय का समय राष्ट्रकूट साम्राज्य की प्रशासनिक स्थिरता, सामंती दबावों और उत्तराधिकार के विवादों को समझने का एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रस्तुत करता है। कृष्ण प्रथम ने राष्ट्रकूट सत्ता को अत्यंत सुदृढ़ रूप दिया था। चालुक्य प्रभुत्व का अंत, वेंगी और गंग क्षेत्रों पर नियंत्रण तथा कैलासनाथ मंदिर के भव्य निर्माण ने साम्राज्य की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठा दिया था। ऐसी स्थिति में गोविंद द्वितीय को एक विशाल और संगठित साम्राज्य मिला। उसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहा और सामंतों ने राष्ट्रकूट प्रभुत्व को स्वीकार किया, किंतु उसके व्यवहार, निजी जीवन और शक्ति संचालन के तरीकों ने शीघ्र ही साम्राज्य में असंतोष पैदा कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार गोविंद द्वितीय एक व्यक्तिगत रूप से आनंद प्रिय, विलासी और शासन कुशलता में कमजोर शासक था। उसने राजदरबार की राजनीति से दूरी बनानी शुरू की और शासन की कई दरबारियों और सामंतों पर छोड़ दी। परिणामस्वरूप साम्राज्य में शक्ति का असंतुलन उत्पन्न हुआ, जिसे उसके छोटे भाई गोविंद तृतीय ने अपनी महत्वाकांक्षा को सशक्त करने के लिए अवसर के रूप में देखा। गोविंद द्वितीय और उसके भाई गोविंद तृतीय के बीच संघर्ष की शुरुआत इसी असंतुलन और कमजोर राजकीय नियंत्रण से हुई। अभिलेख प्रमाण बताते हैं कि गोविंद तृतीय को सामंतों और सेना का व्यापक समर्थन प्राप्त होने लगा और धीरे धीरे उसने राजसत्ता पर अधिकार करने की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने गोविंद द्वितीय को शासन से हटाकर स्वयं सिंहासन ग्रहण कर लिया। यह घटना राष्ट्रकूट साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ था, क्योंकि गोविंद तृतीय आगे चलकर राष्ट्रकूट साम्राज्य का सबसे महान सम्राट सिद्ध हुआ। गोविंद द्वितीय के शासनकाल में भले ही कोई बड़ा सैन्य अभियान या राजनीतिक उपलब्धि नहीं मिलती, लेकिन उसका काल यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का शासन केवल सैन्य शक्ति पर नहीं, बल्कि आंतरिक प्रशासनिक संतुलन और राजकीय अनुशासन पर भी निर्भर था। गोविंद द्वितीय इस संतुलन को बनाए रखने में असफल रहा और यही उसकी पराजय का कारण बना। उसके शासनकाल का अंत राजनीतिक संघर्ष में हुआ और ऐतिहासिक अभिलेख उसके आगे के जीवन के देते हैं। इसके बावजूद गोविंद द्वितीय का महत्व इस तथ्य में है कि उसके शासन में उत्पन्न हुई राजनीतिक परिस्थितियों ने राष्ट्रकूट वंश को एक नए और महान शासक, गोविंद तृतीय, की ओर अग्रसर किया, जिसने इस वंश को भारतीय इतिहास की अग्रणी शक्तियों में पुनः स्थापित किया। इस प्रकार गोविंद द्वितीय का शासनकाल राष्ट्रकूट इतिहास का वह अध्याय है जो साम्राज्य की आंतरिक राजनीति, उत्तराधिकार के संघर्ष और राजकीय शक्ति की नाजुकता को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। ध्रुव, धरावर्ष। ध्रुव, जिसे